हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका पर बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट्स यहाँ पर स्थापित की गई, किन किन जगहों पर किसके किसके नेतृत्व में कौन कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी समांतर सरकारें बनी, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर सरकारों पर। समांतर सरकार क्या है? पैरेलल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बराबर उसके साथ में चलती हुई एक और पैरेलल सरकार। तो इस आंदोलन के दौरान बहुत से जगहों पर लोगों ने वहाँ के शासन प्रशासन को न मानते हुए एक अपनी सरकार स्थापित कर ली। जैसे मान लेते हैं कोई एक शहर है, लखनऊ है, कानपुर है, तो वहाँ पर पूरे प्रशासन को किनारे करके उनको हटा के वहाँ पर कोई क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय व्यक्ति विद्रोह करके अपनी सरकार स्थापित कर ले जो भारत सरकार के साथ साथ में चले, तो उसे समांतर सरकार कहते हैं। तो ऐसे ही समांतर सरकार इस आंदोलन के दौरान जो है कई जगहों पर बनाई गई और वो कुछ कई वर्षों तक चली। कई सरकारें तो 1945 तक चलती रहीं उन जगहों पर, फिर से जो है वो अंग्रेज़ कब्जा नहीं कर पाए। तो कौन कौन सी सरकारें थे उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर सरकारों पर ही बात कर लेते हैं। तो पहली एक सरकार जो थी वो थी बलिया में। जो सबसे पहले बनाई गई वो थी बलिया एवं गाजीपुर। ये कहाँ है? संयुक्त प्रांत। उस समय जो है संयुक्त प्रांत का ये क्षेत्र है बलिया। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे पहली जो है पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी बलिया में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई गई थी ये सरकार। तो दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सबसे पहली सरकार थी, सबसे पहली समांतर सरकार। एक तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली समांतर सरकार थी। और ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी, ये पूछा जाता है। और इस जगह पर अंग्रेजों को पुनः कब्जा करने के लिए वायुसेना का प्रयोग करना पड़ा। यानी चित्तू पांडे को हटा करके अंग्रेजों ने फिर से जब कब्जा करना चाहा तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और एट लास्ट बम गिरा करके वायुसेना के द्वारा फिर जो है इस सरकार को हटाकर अंग्रेजों ने पुनः यहाँ पर कब्जा किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किस सरकार को हटाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया? तो बलिया सरकार को। तो अंग्रेजों को बलिया को पुनः प्राप्त करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करना पड़ा, वायुसेना का प्रयोग करना पड़ा। तो ये दो तीन प्रश्न ही आपसे यहाँ से बनेंगे। समांतर सरकारों से यही तीन चार प्रश्न बनते हैं, किसने बनाया, कब तक चली और क्या विशेष पॉइंट है वहाँ से। तो एक सरकार ये थी जो सबसे पहली थी। दूसरी सरकार जो थी वो थी सतारा। एक तो ये हमने पढ़ लिया, दूसरी पे बात करें सतारा में। आप कमेंट करके बताएं कि सतारा कहाँ है। सतारा की जो सबसे प्रमुख बात थी कि जितनी भी समांतर सरकारें बनाई गई थी उसमें सबसे अधिक दिनों तक ये कायम रही थी, 1945 तक। तो इसके लिए विशेष बिंदु क्या है कि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी ये, सर्वाधिक लंबे समय तक चली। कब तक चली थी ये? 1945 तक सतारा में। ये जो सतारा में सरकार बनी इसको कहा जाता था प्रति सरकार। इसका नाम क्या था? प्रति सरकार। इसका नाम रखा गया प्रति सरकार। और किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो ये वाईवी चौहान थे, वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। इस सतारा सरकार ने कई काम किए थे। इन्होंने तमाम पुस्तकालयों की स्थापना की, इन्होंने न्यायालय भी खोल दिए जगह जगह पर, यानी न्याय देने की भी व्यवस्था इन्होंने शुरू कर दी थी। तो इन्होंने जो है पुस्तकालय खोले
आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सरकार ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे जो अलग अलग हैं सबके, तो आपसे कुछ पॉइंट बन जाते हैं। तो पुस्तकालय, नशाबंदी पर इन्होंने बहुत काम किया। अपने जो जहां इन्होंने सरकार बनाई थी वहां पे नशाबंदी को लागू किया, और इन्होंने जो है न्याय की भी व्यवस्था की। न्याय की व्यवस्था, भाई इन्होंने जब सरकार बना दी है, अंग्रेज़ों का शासन वहाँ पे है नहीं, वहाँ के डीएम, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर सबको इन्होंने किनारे कर दिया है कि इनको हम नहीं मानेंगे। अपनी सरकार बनाई तो अपनी व्यवस्था भी इन्होंने डेवलप की थी, और ये सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी। अगली जो सरकार पे हम बात करेंगे वो बंगाल में है। बंगाल के मिदनापुर में एक सरकार बनाई गई थी, तमलूक में। क्या जगह का नाम था? तीसरी सरकार ये है तमलूक, या इसको कहते हैं ताम्र लिप्त। दोनों नाम सही है, ताम्रलिप्त या तमलूक। ये कहाँ थी? मिदनापुर, बंगाल। ये बनी थी सतीश सावंत के नेतृत्व में। सतीश सावंत के नेतृत्व में, और ये जो है 1944 तक चली थी। वो वाली 1945 तक चली थी, सतारा वाली, ये 1944 तक चली थी। और इन्होंने एक दो विशेष काम किए। एक तो इन्होंने यहाँ पर जो ये सरकार थी इसको जातीय सरकार कहा जाता था, जातीय सरकार, जातीय सरकार इसको कहते थे। और दो प्रमुख काम इसमें से पूछे जाते हैं इनके। एक तो इन्होंने स्कूलों को अनुदान दिया था, स्कूलों को अनुदान दिया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, स्कूलों को अनुदान किस सरकार ने दिया था? तो वो थी जातीय सरकार, या तमलुक की जो समांतर सरकार थी उसी को जातीय सरकार कहते थे। और दूसरा जो इन्होंने काम किया था, इन्होंने एक सशस्त्र सेना संगठन भी बनाया था, उसको कहा जाता था सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था इन्होंने। यानी कि इन्होंने अपनी सरकार की एक सेना भी बनाई जिसको कहा गया सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना। और इसी सेना की एक महिला थी जो 73 साल की थी, मातंगिनी हजारा, जिनको बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। तो मातंगिनी हजारा अपने 6-7 हज़ार साथियों के साथ में एक थाने पर जो है हमला बोल दिया था, और वहाँ पर वो शहीद हो गई थी। तो उनका प्रश्न भी अलग से आपसे पूछा जाता है और इसको हम पढ़ाएंगे भी। तो इसमें एक थी 73 वर्षीय महिला जिनका नाम था मातंगिनी हजारा, और ये जो है शहीद हो गई थी गोली से। तो इसको हम अलग से डिस्कस भी कर लेंगे। इसकी एक सदस्य थी, महिला सदस्य। तो सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन किसने किया? तमलुक सरकार ने, जातीय सरकार ने। और इसके अलावा और भी कई जगहों पर सरकार बनी थी। ये 3 ही प्रमुख हैं। तलचर में, तलचर कहाँ है? उड़ीसा। यहाँ पर भी स्वराज बनाया गया था, यानी अपनी सरकार। और भी कई 1-2 जगहों पर बनी थी। 3 प्रश्न आपके मुख्य इंपॉर्टेंट बनते हैं जो यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। समांतर सरकारें क्या थीं? समांतर सरकारें जहाँ पर अंग्रेज़ों के शासन को न मान करके क्षेत्रीय नेता के निर्देशन में सरकार का गठन कर दिया जाता था, और उसमें 3 उदाहरण हमने आपको 4 बताए। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो महिलाओं की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय दिखाई पड़ती है, जिसमें तमाम महिला नेताओं ने बढ़ चढ़ करके सक्रिय भूमिका निभाई इस आंदोलन में। तो हम 3-4 महिलाओं के उदाहरण के द्वारा इस बात को सिद्ध करेंगे। बाकी बातें तो आप लिख लेंगे कि महिलाओं का बहुत योगदान था इसमें, हर एक जितने भी क्रियाकलाप किए गए उसमें महिलाएं शामिल थीं। लेकिन आपको 3-4 बड़े सशक्त उदाहरण जो इसमें हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि अपनी बात को आप
रख सकें। तो चलिए महिलाओं के योगदान पर बात करें। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने कुछ इस प्रकार की भूमिका निभाई कि जैसे कि अंधकार में एक रोशनी। यही माना जाएगा कि जब प्रमुख नेता सब जेलों में चले गए उस समय आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए महिलाएं इस प्रकार से सामने आई कि जैसे कि अंधकार में आपको कोई दिया दिखाने वाला मिल जाए। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन भी करती है कि महिलाओं की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में अंधेरे में एक प्रकाश स्रोत के समान थी, तो उसका उदाहरण आपको देखने को यही मिलेगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने इस नेतृत्व को इसमें दिखाया कि हम भी जो है किसी आंदोलन को भूमिगत रह कर के भी नेतृत्व दे सकते हैं, जिस प्रकार पुरुष कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख नेताओं की हम बात करेंगे, महिला जो नेत्री हैं उन पे उदाहरण लेंगे, बाकी तो कॉमन चीज़ें आप लिख ही लेंगे कि क्या क्या था। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला उदाहरण लेंगे महिलाओं का, हेडिंग क्या है, महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका। भूमिका किस प्रकार की थी? उल्लेखनीय थी भाई, उल्लेखनीय। बस इसी से आप पूरा लिख लीजिएगा। तो पहली उदाहरण पे हम बात करेंगे जो है वो है अरुणा आसफ अली। पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था इनके विषय में। अरुणा गांगुली इनका नाम था पहले, फिर आसफ अली से इनकी शादी हुई, विवाह हुआ, फिर ये अरुणा आसफ अली बनी। और इन्होंने जो है 9 अगस्त से ही कमान संभाली। ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराओ आंदोलन प्रारंभ किया गया और झंडा फहराओ आंदोलन सभा की गई, उसमें इन्होंने अध्यक्ष की भूमिका अदा की और वहाँ पर ये अध्यक्षा बनी। तो अरुणा आसफ अली, नाम इनका अरुणा गांगुली था पहले, अपने पति आसफ अली के साथ में 8 अगस्त को जब ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी भाषण दे रहे थे उस समय भी ये दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए तो उस समय जो है इन्होंने वहाँ पर झंडा फहराया। 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान, इसको पीछे भी हम लिख चुके हैं लेकिन यहाँ पर चर्चा करेंगे। टैंक मैदान में झंडा फहराया इन्होंने, झंडा फहराया, एक पॉइंट इनके विषय में। दूसरा पॉइंट क्या है, झंडा फहराओ जो आंदोलन चलाया गया, झंडा फहराओ आंदोलन सभा, पहले वहाँ पे सभा की गई तो सभा की अध्यक्षा बनी, वहीं पर अध्यक्षा बनी। इसके बाद में ये भूमिगत हो गई क्योंकि सब लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। आपने देखा जो भी कुछ करता था उसको गिरफ्तार कर ले रहे थे अंग्रेज। तो अरुणा आसफ अली यहाँ से भूमिगत हो गई और इसके बाद भूमिगत हो करके ही इन्होंने सारा काम किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, भूमिगत रहकर, भूमिगत का मतलब है छुप करके काम करना, भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। और इनसे अंग्रेज इतना परेशान हो गई कि अंग्रेजों ने इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए। इनके ऊपर 5000 रुपये का इनाम रखा गया कि जो भी व्यक्ति अरुणा आसफ अली की मुखबरी कर दे, बता दे, गिरफ्तार करवा दे, 5000 रुपये उसको इनाम मिलेगा। इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ये गरीब हो गई, कंगाल हो गई, लेकिन इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, इनको पकड़ पाए ही नहीं। और जब 1946 में इनके सभी वारंट निरस्त कर दिए गए तब 1946 में ये प्रकट हो गई, बाहर आ गई। तो इनके ऊपर जो है भूमिगत होकर के आंदोलन किया। और राम मनोहर लोहिया के साथ मिल करके इन्होंने एक इंकलाब नाम से जो है एक पत्र भी निकाला था इस आंदोलन के दौरान। राम मनोहर लोहिया ये भी भूमिगत थे ना, राम मनोहर लोहिया। अब पत्र पत्रिकाओं पर भी आपको पता है प्रतिबंध लग गया था, तो ये छुप करके सारे प्रेस छपते थे अखबार, चोरी छुपे और चुपके से वितरित कर दिए जाते थे रातों रात। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर
इंकलाब, इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, इंकलाब पत्र निकाला था। इसी आंदोलन के समय की सब बात हो रही है। और एक पत्रिका थी ट्रिब्यून, ट्रिब्यून पत्रिका ने इनके इस सब साहस के काम को देख करके इनको कहा है सन 42 की रानी झांसी, झांसी की रानी कहा है इनको। ट्रिब्यून पत्रिका ने निकाला था, ट्रिब्यून पत्रिका, ट्रिब्यून पत्रिका ने इनको 42 की रानी झांसी कहा है, कहा। अपना छापा है खबर कि बिल्कुल अरुणा आसफ अली वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे झांसी की रानी लड़ रही थी। तो 5,000 रुपये का इनाम सरकार ने इनके ऊपर रखा, सारी संपत्ति को जब्त कर लिया, यानी कि 5,000 का इनाम और सारी संपत्ति सरकार ने रखा। वारंट निकाला कि इनको गिरफ्तार किया जाए। सभी संपत्ति यानी इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई। और 1946 में जब अरुणा आसफ अली के खिलाफ सारे वारंट निरस्त कर दिए गए, तब जाकर के ये बाहर आ गई। और इनके साथ में जो है इनकी सहायक के रूप में एक और महिला हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की वाइफ थी। वो भी जो है इस आंदोलन में भूमिगत आंदोलन कर रही थी, भूमिगत रह करके। तो अरुणा आसफ अली के विषय में इतनी चीज़ें आप याद रखें। एक पॉइंट वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि 1946 वारंट निरस्त हो गए थे, वारंट ख़त्म और तब प्रकट हो गई, तब बाहर आ गई, भूमिगत थी ना पहले। तो ये अरुणा आसफ अली के विषय में। अब दूसरी जो महिला थी सुचेता कृपलानी, और इन्होंने कांग्रेस के महिला संगठन की स्थापना की थी। और ये जो है लड़कियों को आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और किस प्रकार से लड़ाई करना और किस प्रकार से जो है इस आंदोलन में शरीक होना, भाग लेना, इस सब चीज़ों को सिखाती थी। वो एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी सुचेता कृपलानी। तो दूसरी महिला जो उदाहरण के रूप में है वो है सुचेता कृपलानी। तो ये जेबी कृपलानी की वाइफ थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? जेबी कृपलानी की पत्नी थी। इन्होंने जो है जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अंदर एक महिला विभाग की स्थापना की थी राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो ये पहला तो पॉइंट ये आप लिखें कि ये अरुणा आसफ अली के साथ में थी। अरुणा आसफ अली के साथ ही काम करती थी, भूमिगत रह करके, साथ भूमिगत होकर, भूमिगत कार्य, ये भी अंडरग्राउंड थी। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अंदर महिला विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना, महिला विभाग की स्थापना की। और इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनाया, उसको कहते थे भूमिगत स्वयंसेवक दल। और उस भूमिगत स्वयंसेवक दल का काम ये था कि लड़कियों को प्रशिक्षित करना, महिलाओं को प्रशिक्षित करना कि वो किस प्रकार से लड़ाई करेंगी, मुकाबला करेंगी, और अगर उनके ऊपर हमला होता है तो आत्मरक्षा कैसे करेंगी, प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगी, आंदोलन में किस प्रकार से हिस्सेदारी करेंगी। ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को वो सिखाती थी। और बाद में 1944 में जो है सुचेता कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्होंने एक विभाग की स्थापना की और इन्होंने एक भूमिगत यानी गुप्त संगठन बनाया था, भूमिगत
स्वयंसेवक दल, भूमिगत स्वयंसेवक दल बनाया था। ये 1943 में, यानी इसी आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत स्वयंसेवक दल बनाया। और ये भूमिगत स्वयंसेवक दल गुप्त रूप से प्रशिक्षण देता था महिलाओं को। इसका क्या नाम था, क्या काम था इसका? महिलाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं को, लड़कियों को प्रशिक्षण देते थे। ये प्रशिक्षण किस चीज़ का? लड़ाई का प्रशिक्षण, आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, और आंदोलन आदि, इस सब चीज़ का प्रशिक्षण जो है ये भूमिगत स्वयंसेवक दल करता था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महिलाओं का भूमिगत स्वयंसेवक दल किसने स्थापित किया था? तो सुचेता कृपलानी ने स्थापित किया था और इसका काम था प्रशिक्षित करना महिलाओं को। और बाद में 1944 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अरुणा आसफ अली गिरफ्तार नहीं हुई थी, ये गिरफ्तार हो गई थी 1944 में गिरफ्तार। आपसे क्वेश्चन फिर बन गया, आपको 3-4 महिलाओं के नाम दिए जाएंगे, सुचेता कृपलानी, ऊषा मेहता, अरुणा आसफ अली, और इसमें से कहा जाएगा या सरोजिनी नायडू। 4 नाम हो गए, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, ऊषा मेहता। आप कमेंट करके बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस महिला को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी सरकार। नाम फिर से सुन लें, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, ऊषा मेहता, सरोजिनी नायडू। कौन महिला गिरफ्तार नहीं हुई थी इस आंदोलन के दौरान? आप विकल्प में से ही उत्तर दीजिए। तो सुचेता कृपलानी दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण जो बहुत फेमस रही रेडियो संचालन के लिए, ऊषा मेहता। ऊषा मेहता ने भूमिगत रह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि एक महिला इस प्रकार का कार्य कर सकती है कि अंग्रेज छापा पर छापा डालते थे कि प्रसारण आखिर हो कहाँ से रहा है, रेडियो बज रहे हैं, क्या कर सकते हैं अंग्रेज? अंग्रेज आकर के किसी का रेडियो छीन सकते हैं, उसका रेडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रसारण तो वो मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते ना। प्रसारण तो तभी बंद होगा जब प्रसारण केंद्र का पता चले कि आखिर ये प्रसारित कहाँ से किया जा रहा है। तो छापे पड़ते थे, जिस मोहल्ले से उनको मिलता था कि लगभग यहाँ रेंज में है, तो कभी पकड़ ही नहीं पाते थे। लास्ट में बहुत दिन बाद जो है पकड़ पाए, और ये जो है ऊषा मेहता गिरफ्तार हो गई थी। काफ़ी जो है नाक में दम कर दिया था राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता, इन सब लोगों ने रेडियो से। तो अगला उदाहरण हमारा है ऊषा मेहता। ये भी जो है क्या करती थी, ये भूमिगत रेडियो के लिए फेमस थी, भूमिगत रेडियो चलाती थी, गुप्त संगठन। ये जो है कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्य थी। एक कांग्रेस समाजवादी दल था, कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्य थी। इन्होंने जो है बम्बई और नासिक में भूमिगत रेडियो का संचालन किया, भूमिगत रेडियो का संचालन किया। और इनके सहयोगी कौन थे? आपसे कभी सहयोगी का नाम भी पूछ दिया जाता है, बाबू भाई प्रसाद। ये इनके सहयोगी थे। और देखो, विट्ठल भाई झावेरी भी चलाते थे रेडियो सेंटर, राम मनोहर लोहिया भी चलाते थे रेडियो सेंटर, ऊषा मेहता, 3 सबसे प्रमुख रेडियो सेंटर थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ऊषा मेहता का ही रेडियो सेंटर था। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा ही सेंटर राम मनोहर लोहिया और विट्ठल भाई झावेरी भी चलाते थे। पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद ही होगा। तो वो लोग भी चलाते थे। तो ऊषा का रेडियो सबसे सक्रिय था, ऊषा का रेडियो सबसे सक्रिय था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी था, सबसे सक्रिय। और ये चलता था 42.84 इसकी फ्रिक्वेंसी थी, इस पे ये चलता था प्रसारण।
और प्रसारण में क्या चलता था, प्रसारण में उषा तो बोलती ही थी, अपना कार्यक्रम संचालित करती थी। कार्यक्रम का नाम होता था वॉइस ऑफ फ्रीडम। सभी के रेडियो में एक ही प्रकार के कार्यक्रम होते थे। क्या चलता था, वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये किसका नाम होता था, कार्यक्रम का नाम होता था। जो भी कार्यक्रम आते थे उसको कहा जाता था कि ये वॉइस ऑफ फ्रीडम है। और डू आर डाई बुलेटिन चलते थे। डू आर, करो या मरो, डू आर डाई बुलेटिन, समाचार। ये क्या होते थे, समाचार। पूरे दिन भर के समाचार सुनाए जाते थे कि आज वहाँ पर ये कर दिया क्रांतिकारियों ने, आज वहाँ पर ये कर दिया हमारे आंदोलनकारियों ने। तो इस तरह से लोगों का जोश संचार किया जाता था। और क्या चलता था, इसमें भाषण चलते थे, नारेबाजी होती थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, जो भी मतलब नारे जोश वाले थे सब बजाए जाते थे। और रिकॉर्डेड भाषण भी चलते थे। तो ये उषा मेहता का योगदान था। और इनको जो है 3 महीने रेडियो इनका चला और उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ये 16 अगस्त से इन्होंने शुरू किया था, 16 अगस्त 1942। और इन्होंने ही प्रथम प्रारंभ किया था। पहले इन्होंने ही शुरू किया था, बाद में राम मनोहर लोग आए थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया 3 माह पश्चात। 3 माह चला और फिर ये गिरफ्तार हो गई। ये भी गिरफ्तार हो गई। अगला जो नाम एक उदाहरण के रूप में आपको देना है, देखिए 4-5 उदाहरण आपके पास अगर हैं तो आप अपनी बात को देखिए। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या जो भी रिटेन एग्जाम होते हैं, जब आपको कोई बात कहनी होती है तो अगर आपको नंबर चाहिए अधिक तो 3-4 चीज़ें आप हमेशा करना। एक तो उत्तर को सरल रखना, जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आए, आसानी से वो चीज़ों को समझ जाए। जितना आसानी से आप अपनी बात दूसरे को समझा ले जाओगे लिख करके, उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो बात को। आपके अंदर चाहे कूट कूट करके ज्ञान भरा हो, आप किसी को भाषणबाजी से कितना भी समझा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको अपनी बात को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना सीखना होगा। क्योंकि वहाँ पर आपको कोई बुला के उत्तर नहीं सुनेगा, जो लिख दोगे वही आपके ज्ञान का पैमाना हो जाएगा। तो लिख करके अपने उत्तर को पेश करना, सीमित शब्दों में पेश करना और इस तरह से पेश करना कि पढ़ने वाला जो व्यक्ति आपको जानता नहीं है उसी उत्तर से आपके ज्ञान को समझ जाए। सरल उत्तर हो, वो जो कहना चाहते हो आप उसको वो पकड़ ले जाए, वही मेन टैलेंट है। तो कोई भी चीज़ लिखना, उसके सपोर्ट में उदाहरण अगर डालोगे आप तो वो बात आपकी पावरफुल हो जाती है और वो कोई काट नहीं सकता। अगर आपने लिख दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने अंधकार में एक प्रकाश स्रोत का काम किया, इस प्रकार का कोई थीम क्वेश्चन है, तो आपने इसमें मान लिया पहले आपने इसकी स्वीकार्यता में ही तो आंसर दोगे कि हाँ ऐसा है। तो कैसे सिद्ध करोगे, आपको बताना होगा पहले कि अंधकार था क्या। तो आपने पहले इसमें लिखा कि किस प्रकार से 9 अगस्त को ऑपरेशन जीवर आवर के तहत जो है सारे नेता गिरफ्तार हो गए। इससे अब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, ये एक अंधकार की स्थिति थी और ऐसी स्थिति में हमारे देश की महिलाओं ने नेतृत्व को इस तरह योगदान दिया जैसे कि अंधेरे में मतलब जो है प्रकाश का एक दिया किसी ने दिखा दिया हो। और कुछ उदाहरण आपने दिए तो आपकी बात में कुछ वजन है, ये चीज़ आती है निकल करके। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी इतिहासकार की कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें जब आप विश्लेषण को पढ़ते हो तो कोई इतिहासकार की पुस्तक थोड़ा सा पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। देखिए, जब भी कोई विश्लेषण आप पढ़ते हो तो लिखने वाले का व्यक्तिगत विचार उसमें शामिल होता है। हो सकता है वो किसी नेता की बड़ाई ज़्यादा लिख दे, हो सकता है कि वो किसी नेता या संगठन की बुराई ज़्यादा कर दे, ये निर्भर करता है उसका व्यक्तिगत सोचने का तरीका क्या है। लेकिन आपको तटस्थ रहना है। इस एग्ज़ाम में आपको एक बैलेंस बना करके चलना है, बहुआयामी दृष्टिकोण रखना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसी को कहते हैं। कि यदि आपको भारत छोड़ो आंदोलन की समीक्षा करनी है तो आपको इसके पक्ष में भी सोचना पड़ेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किया गया तो इसके सकारात्मक परिणाम क्या थे। फिर आपको इस तरह भी सोचना पड़ेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किया गया तो इसके नकारात्मक परिणाम क्या निकले।
आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया भारत छोड़ो आंदोलन चला करके, इससे और ज़्यादा नुकसान हो गया। और आपको इस आयाम से भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ने बहुत ठीक किया इस समय पर यह आंदोलन चला करके, क्योंकि इसके इतने अच्छे परिणाम आए। आपको हर दिशा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार से डिमांड करेगा उस तरह से आंसर को फ्रेम करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशन हर दिशा से सोचना पड़ेगा। और ये पुस्तकें पढ़ने से एक दिशा में अगर आप सोचने लग गए, मान लेते हैं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पार्टी का या किसी एक नेता की बड़ी तारीफ़ कर देता हूँ, आपको लगता है कि सर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। नहीं, आपको हर पक्ष से सोचना चाहिए और फिर सारी चीज़ें दिमाग में रख करके एक बैलेंस उत्तर आपको निकालना चाहिए। विश्लेषण का ये मतलब होता है बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने ये अकाट्य हैं, ये सही हैं, अब इसका विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है। तो ये हो गया उषा मेहता का। अगला उदाहरण हम लेंगे वो हम लेंगे मातंगिनी हजारा, 73 साल की महिला, जो भी हमने आपसे चर्चा की थी समांतर सरकारों में। तो ज़्यादा उनके विषय में, जीवन के विषय में नहीं पता है, लेकिन वो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी और फिर वो जुड़ी इस आंदोलन से 73 वर्ष में, और एक युवा महिला की भांति उन्होंने अपना दमखम दिखाया और वो पुलिस की गोली से मारी गई थी। तो अगला उदाहरण जो है, शायद 3 हो गए 4, मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा ये 73 वर्षीय महिला हैं। ये देखिए 12-15 साल के लड़के, हमने आपको बताया था पीछे क्लास में, पटना में किस प्रकार से झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और 73 वर्ष की महिला इस देश के लिए अपनी जान देने जा रही है। यानी कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस कदर देश प्रेम में डूबे हुए थे कि अपनी जान तक की वो परवाह नहीं कर रहे थे। क्या है इतना दम हम आप में आज कि गोलियां चल रही हों धड़ 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 और कोई कहे भारत माता की जय और चलो चलते हैं, उसमें अपनी जान देते हैं। बहुत से लोग, आधे क्या 95% लोग तो दुम दबा के छुप जाएंगे, 5% छुप छुपा के हो सकता है आगे बढ़ें। ये साहस, ये शौर्य तो हमारे देश के सैनिकों में है, जो सीना तान के आगे बढ़ते हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए। और जब हम देखते हैं वर्तमान में इस प्रकार के अदम्य साहस के लिए भी लोग राजनीति करने लगते हैं, तो फिर वहाँ मन जो है बहुत खिन्न हो जाता है, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते किसी को। तो 73 वर्षीय महिला ये हैं, इनको कहा जाता है बूढ़ी गांधी। इनको क्या कहा जाता है? बूढ़ी गांधी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूढ़ी गांधी का खिताब किसको दिया जाता है? 73 वर्षीय महिला मातंगिनी हजारा बंगाल से संबंधित थी और एक सरकार बनी थी तमलुक मिदनापुर बंगाल में, और उसमें एक सेना का गठन किया गया था, उसी में ये थी। तो ये कहाँ थी? मिदनापुर बंगाल। मिदनापुर बंगाल में एक स्थान है तामलुक, या ताम्रलिप्त, इसको जो है ताम्रलिप्त भी कहा जाता है। यहाँ पर एक समांतर सरकार बनी थी और समांतर सरकार ने एक सेना बनाई थी। उस सेना का नाम था सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना। क्या नाम था? सशस्त्र, यानी जिसके पास हथियार भी होंगे, सशस्त्र, विद्युत की तरह फुर्तीली होगी, विद्युत वाहिनी सेना बनाया था। और इसी सेना में एक सदस्य थी, ये जो ऊपर हमने नाम लिखा, सदस्य कौन थी? मातंगिनी हजारा। इन्होंने क्या किया? ये मिदनापुर पुलिस चौकी को घेराव करने गई, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कि चलिए वहाँ पर हम कब्जा करते हैं, क्योंकि समांतर सरकार थी तो पुलिस चौकी पर कंट्रोल तो इनको करना ही था। तो वहाँ पर अपने 5-6 हज़ार साथियों के साथ में ये कंट्रोल करने के लिए गई। वहाँ पर जो है कार्रवाई हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें जो है ये शहीद हो गई थी। तो इनके विषय में क्या आपको लिखना है कि 6,000 साथियों के साथ, पूरी सेना के साथ
मिदनापुर पुलिस चौकी पर नियंत्रण करने गई और पुलिस की गोली से शहीद। पुलिस की कार्रवाई में शहीद, ये इनका बलिदान। विकल्प में अगर तामलुक है, ये जो पुलिस चौकी का हमने बताया मिदनापुर पुलिस चौकी, ये एक्चुअल में तामलुक है। तामलुक मिदनापुर में ही है, तो तामलुक विकल्प में होगा, तो तामलुक को टिक करेंगे। और तामलुक विकल्प में नहीं है, मिदनापुर आता है, तो मिदनापुर बड़ी जगह है, मिदनापुर को टिक करेंगे। ठीक है, तामलुक मेन है। तो ये मातंगिनी हजारा का बलिदान था, इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है। आशा है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब सिर्फ एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया, एक चीज़, हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किस किस ने इस आंदोलन में सहयोग दिया था और किन किन लोगों ने इसमें विरोध किया था। सब परिस्थितियों की बात है। और उसके बाद में इस आंदोलन का परिणाम तो तत्कालिक रूप से असफल रहा, लेकिन दीर्घकाल में ये क्रांति साबित हुई और ये कांग्रेस की एक अंतिम लड़ाई थी, जिससे आगे आज़ादी प्राप्त हुई और इसके बीच में फिर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। यही अंतिम एक आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन का। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक दो जो मिशन आए यहाँ पर, जैसे कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, बेबेल योजना, CR फार्मूला और माउंटबेटन को पढ़ेंगे। बस जो है यहाँ पर हम इतिहास को स्थगित करेंगे और फिर आगे क्लासेस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।